हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रश्न बैंक का अध्याय 5 सह संबंध एवं सूचकांक के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुने। तो पहला है, सह संबंध गुणांक सदैव स्थिर होता है। तो सह संबंध गुणांक कहाँ पर स्थिर होता है? वह हमेशा ऋण 1 और धन 1 के बीच में स्थित होता है। दूसरा है, जब दो चरों में एक ही अनुपात में स्थायी रूप से परिवर्तन होता है तो इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे भूमध्य रेखीय सहसंबंध कहा जाता है। तीसरा है, आधार वर्ष होता है। तो आधार वर्ष तुलना या संदर्भ वर्ष को कहा जाता है। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा माप किसी भी प्रकार के सहसंबंध को माप सकता है? तो ऐसा कौन सा माप है? तो कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है वह किसी भी प्रकार के सहसंबंध को माप सकता है। पांचवा है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उपाय क्या हैं? तो उपाय है खुदरा मूल्य में औसत परिवर्तन के लिए। छठवा है, निम्न स्तर का संबंध पाया जाता है। तो सबसे निम्न स्तर का जो संबंध होता है वह शुरू होता है धनात्मक 0.00 से अधिक धन 0.25 से कम में शुरू होता है। सातवां है, यदि R मतलब होता है सह संबंध है। तो सह संबंध है x y बराबर 0, तो चर x और y के बीच संबंध कैसा होगा? तो रेखिक कनेक्शन नहीं होगा। इफ RXY, इफ का मतलब है यहाँ पर यदि R मतलब सह संबंध, यदि सह संबंध x y बराबर धनात्मक तो x और y के बीच संबंध कैसा होगा? तब कैसा संबंध होगा? x बढ़ता है जब y बढ़ता है। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में नंबर ए है, कीमत और मांग के बीच कनेक्शन होता है। तो कीमत और मांग के बीच कैसा कनेक्शन होता है? नकारात्मक कनेक्शन होता है। बी है, खाली स्थान को आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है। तो बैरोमीटर के रूप में किसे जाना जाता है? सूचकांक को। सूचकांक को आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है। सी है, आधार वर्ष की अनुक्रमणिका संख्या हमेशा, तो आधार वर्ष की अनुक्रमणिका संख्या हमेशा 100 होती है। जब दो चरों की एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तो ऐसे ही साथ सह संबंध कहते हैं, है ना? तो जब दो चरों की एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तो ऐसे सह संबंध को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन होगा आपका। तो ऐसे सह संबंध को सकारात्मक सह संबंध कहते हैं। जब सह संबंध गुणांक धन 0.25 और धन 0.75 के बीच होता है तो यह खाली स्थान कहते हैं। तो इसे सह संबंध का मध्यम परिमाण कहा जाता है। मतलब यह मिडिल का सह संबंध होता है, मध्यम सह संबंध होता है। जब 3 या 3 से अधिक चरों, यहाँ पर चरों पढ़िएगा, 3 या 3 से अधिक चरों का संबंध है एक साथ अध्ययन किया जाए तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे बहुमुखी सह संबंध कहा जाता है। नेक्स्ट है, आधार वर्ष को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो आधार वर्ष को संदर्भ वर्ष भी कहा जाता है। संकेत शब्द P01 में 1 किसको प्रकट करता है? तो यहाँ पर 1 का मतलब है चालू वर्ष। अब प्रश्न तीसरा है, सही अथवा गलत बताइए। तो सही क्या है और गलत क्या है, यह छांटना है। तो चलिए देखते हैं। पूछा है, सह संबंध गुणांक हमेशा सकारात्मक होता है। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। सह संबंध ऋणात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह आंसर आपका, यह क्वेश्चन आपका गलत है। ठीक, इसको गलत का निशान बना दीजिए। ये आपका कैसा है? गलत है। दूसरा है, सहसंबंध गुणांक का मान ऋण 1 से धन 1 के बीच होता है। यह बिल्कुल सही है। सूचकांक मापे गए
समय के दौरान चर में परिवर्तन, तो यह भी आपका सही है। दो परिवर्ती मानों के पारस्परिक संबंध को सरल सहसंबंध कहते हैं, सही है। एक बढ़ता मूल्य सूचकांक बढ़ती आर्थिक गतिविधियों का संकेतक है, तो यह गलत है। ठीक। भारित सूचकांक में विभिन्न मदों को उनके मुआवजे के महत्व के अनुसार भार दिया जाता है, सही है। मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के रूप में मापा जाता है, सही है। दो या दो से अधिक समूहों या जंजीरों के बीच निश्चित संबंध को सहसंबंध कहा जाता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पूर्ण सहसंबंध के परिमाण की व्याख्या करें। तो पूर्ण सहसंबंध किस में पाया जाता है? ऋण 1 से धन 1 के बीच पाया जाता है। दो प्रकार के मूल सूचकांक के नाम लिखिए। तो सामूहिक मूल सूचकांक हो गया। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का सूत्र लिखिए। तो कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का सूत्र क्या है? देख लीजिए, R बराबर सिग्मा dx dy बटे वर्गमूल सिग्मा dx स्क्वायर गुणित सिग्मा dy स्क्वायर। या फिर हम लिख सकते हैं कि सिग्मा कोष्टक में रहेगा x ऋण समांतर माध्य y ऋण समांतर माध्य, बटे में रहेगा आपका वर्गमूल के अंतर्गत सिग्मा कोष्टक में है x ऋण समांतर माध्य ब्रैकेट बंद की घात 2, वर्गमूल में आपका रहेगा सिग्मा बाई, यहाँ पर बाई लिखिएगा, है ना, x लिखा है तो यहाँ पर बाई कर लीजिएगा, ये बाई आएगा यहाँ पर। तो बाई ऋण बार बाई कोष्टक बंद का स्क्वायर। तो इन दोनों सूत्रों में से कोई भी आप सूत्र लिख सकते हैं। सहसंबंध तकनीक का विकास किसने किया? तो सहसंबंध तकनीक का विकास प्रोफेसर गैल्टन और कार्ल पियर्सन के द्वारा किया गया था। रेखिक सहसंबंध कब होता है? तो रेखिक सहसंबंध दो चर मानों में परिवर्तन का अनुपात स्थिर होने पर होता है। सरल सहसंबंध क्या है? तो दो चर मानों का पारस्परिक संबंध सरल सहसंबंध कहलाता है। कौन से सूचकांक के मापते हैं? तो संबंधित चरों के समूह में होने वाले परिवर्तन को सूचकांक मापते हैं। सूचकांकों की एक मुख्य श्रेणी की व्याख्या करें। तो सूचकांक की जो मुख्य श्रेणी होती है वह पूर्णतः शुद्धता का अभाव होता है। प्रश्न नंबर 1 है, सूचकांक संख्या के किन्हीं 4 महत्वों को स्पष्ट कीजिए। तो पहला महत्व है मुद्रा के मूल्य की माप। तो सामान्य मूल्य निर्देशांक की सहायता से हम मुद्रा के अतिरिक्त मूल्य में हुए परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है व्यापारी के लिए उपयोगी। सूचकांक की सहायता से एक व्यापारी को इस बात का पता लग जाता है कि उसके माल की बिक्री बढ़ रही है अथवा घट रही है। तीसरा है ऋणी एवं ऋणदाता के लिए उपयोगी। सूचकांकों की मदद से ऋणी को ऋण चुकाने का सही समय कौन सा है, यह सूचकांक को या सूचकांक की मदद से समझा जा सकता है। ये को हटा दीजिए, की मदद से समझा जा सकता है। विदेशी व्यापार में सहायक विदेशी व्यापार नीति सूचकांक के माध्यम से सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है थोक मूल सूचकांक की व्याख्या कीजिए। तो थोक मूल सूचकांक का उद्देश्य वस्तुओं एवं सेवाओं के थोक मूल्य में होने वाले परिवर्तनों की माप करना होता है। इन सूचकांक को मुद्रा की क्रय शक्ति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन सूचकांकों का निर्माण करने के लिए थोक मूल्यों को लिया जाता है और इन सूचकांकों का उद्योग एवं व्यापार के लिए काफी महत्व होता है। प्रश्न तीसरा है अनुक्रमणिका संख्या की कोई 4 सीमाएं लिखिए। तो अनुक्रमणिका संख्या द्वारा केवल सापेक्ष परिवर्तनों का ही मापन किया जा सकता है। इसके माध्यम से वास्तविक परिवर्तन की मात्रा का बोध नहीं होता है। दूसरा है अनुक्रमणिका संख्या अधिक शुद्ध व विश्वसनीय नहीं होते हैं। तीसरी सीमा है अनुक्रमणिका संख्या किस्म में हुए परिवर्तनों की उपेक्षा करते हैं। चौथा है अनुक्रमणिका संख्या सामान्य रूप से ही सत्य होते हैं क्योंकि ये औसत प्रवृत्ति को ही व्यक्त करते हैं, ना कि व्यक्तिगत इकाइयों को। प्रश्न चौथा है सहसंबंध के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। तो धनात्मक एवं ऋणात्मक सहसंबंध।
पहला प्रकार कौन सा हो गया? धनात्मक एवं ऋणात्मक सहसंबंध। यदि दो चरों में परिवर्तन एक ही दिशा में हो तो उसे सहसंबंध धनात्मक हो सकता है, और यदि विपरीत दिशा में परिवर्तन हो तो उसे ऋणात्मक सहसंबंध कहा जाता है। दूसरा है रेखीय या अरेखीय सहसंबंध क्या है? तो रेखीय और अरेखीय सहसंबंध, तो जब दो समांकमाला या परिणामों में विचरण स्थिर अनुपात हो तो उसे रेखीय संबंध कहते हैं, जबकि इसके विपरीत परिणामों में परिवर्तन का अनुपात समान हो तो उसे अरेखीय सहसंबंध कहते हैं। तीसरा है सरल बहुगुणी एवं आंशिक सहसंबंध। एक स्वतंत्र चर तथा आंशिक चर में सरल संबंध होता है। स्वतंत्र चर का आधार चर से सहसंबंध बहुगुणी होता है और आंशिक संबंध में दो से अधिक श्रेणी का परीक्षण किया जाता है। प्रश्न 5वां है सहसंबंध ज्ञात करने की विकिरणित आरेख विधि की व्याख्या कीजिए। तो विकिरणित आरेख विधि किसी संख्यात्मक मान के बिना संबंधों के स्वरूप की जांच दृश्य रूप में प्रस्तुत करने की एक उपयोगी प्रविधि है। इस प्रविधि में दो चरों के मान को ग्राफ पेपर व बिंदुओं के रूप में आलेखित किया जाता है। विकिरणित आरेख के द्वारा संबंधों के स्वरूप को काफी सही रूप में जाना जा सकता है। विकिरणित आरेख में प्रकीर्ण बिंदुओं के सामीप्य की कोटि और उनकी व्यापक दिशा के आधार पर उनके आपसी संबंधों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि सभी बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं तो सहसंबंध परिपूर्ण होता है एवं एक के बराबर होता है। प्रश्न 6वां है x और y के बीच सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पर x आपका दिया हुआ है और y का मूल्य दिया हुआ है। x है 1, 3, 4, 5, 7 और 8। इन सब का टोटल कर लीजिए, टोटल निकल कर आएगा 28। तो सबसे पहले हम x चर को ले लेते हैं और x चर का ही पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद y को हल करेंगे। तो x में सबसे पहले हमें चाहिए dx, यहाँ पर छोटा d बनाइएगा। तो dx में हम ले लेते हैं 5, तो 5 से हम विचलन करेंगे, तो 5 से विचलन करके हम dx प्राप्त कर लेंगे। तो आपका 1 में से 5 घटा दीजिए तो ऋण 4 बचेगा, 3 में से 5 को घटाइए तो ऋण 2 आएगा, 4 में से 5 को घटाइए ऋण 1 आएगा, 5 में से 5 को घटाएंगे 0 आएगा, 7 में से 5 को घटाएंगे धन 2 आएगा। क्यों धन 2 आएगा? क्योंकि अभी जितनी भी संख्या थी आपकी छोटी संख्याओं से घटाया जा रहा था। 7 आपका 5 से बड़ा है तो 7 में से 5 जाएगा तो धन 2 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा धन 3 बचेगा। इसका मतलब यह है कि जब छोटी संख्याओं में से बड़ी संख्या को घटाया जाएगा तो संख्या कैसे प्राप्त होगी? ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएगी तो धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। अब इस dx में से हम dx स्क्वायर निकाल लेते हैं। यहाँ पर स्क्वायर लिख लीजिएगा, dx स्क्वायर dy स्क्वायर। तो 4 चौको 16 हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा करिए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 होता है, 0 का 0 होगा, 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का 9 होता है। इन सब का टोटल कर लीजिए, तो टोटल करने पर प्राप्त हो जाएगा 34। अब आते हैं हम y पर। y की जो संख्याएं दी हैं 2, 6, 8, 10, 14, 16 है। टोटल कर लीजिए तो टोटल आएगा इनका 56 है। तो 56 में आप डिवाइड कर लीजिए, जैसे समांतर मात्रा निकाल लेते हैं, या फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है। 6 से भाग देंगे 56 में तो 6 नारे 54 है ना, तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो 9 से विचलन कर देते हैं। 9 से विचलन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? तो 2 में से 9 जाएगा, 2 छोटी संख्या है, 9 बड़ी संख्या है, तो 2 में से 9 घटाएंगे तो आएगा ऋण 7। 6 में से 9 घटाइए ऋण 3, 8 में से 9 घटाइए ऋण 1, 10 में से 9 घटाइए तो धन 1, 14 में से 9 घटाएंगे धन 5, 16 में से 9 घटाएंगे तो धन 7 प्राप्त हो जाएगा। अब हम इनका स्क्वायर निकाल लेते हैं, वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। 7 का वर्ग होगा 49, 3 का वर्ग होगा 9,
1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग होता है 25 और 7 का वर्ग होता है 49 मतलब 49। इन सब का टोटल करने पर प्राप्त होगा 134, 134। अब क्या करना है लास्ट कॉलम में, अब हमें dx और dy प्राप्त करना है। तो dx आपका ये दिया हुआ है और dy आपका ये दिया हुआ है। क्या करेंगे, इन दोनों के बीच गुणा कर देंगे। तो 4 में 7 का गुणा करने पर 28 प्राप्त होगा। 4 सत्ते 28, 2 तिया 6, 1 एकम 1, 0 एकम 0, 2 पंचे 10 और 30 सत्ते 21। ये हमें dx dy प्राप्त हो गया। अब dx और dy का टोटल कर लीजिए। टोटल करने पर मिलेगा 66 मतलब 66। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सहसंबंध का फार्मूला या जो सूत्र होता है उसे लिख लेते हैं। तो सहसंबंध को R से प्रदर्शित किया जाता है या R से दर्शाया जाता है। तो R बराबर सिग्मा dx dy बटे रूट में आपका वर्गमूल में रहेगा सिग्मा dx स्क्वायर गुणित सिग्मा dy स्क्वायर। तो सिग्मा dx dy का टोटल कितना आया था 66 है, तो इसको फिल कर दीजिए 66 है। सिग्मा dx स्क्वायर कितना है, सिग्मा dx स्क्वायर का टोटल है 34, तो यहाँ लिख दीजिए 34। सिग्मा dy स्क्वायर का आपका आया है 134, तो 134। इस तरीके से हमने वैल्यू को फिल कर लिया। अब 66 है और दिया हुआ है और इसमें जो 34 इंटू 134 है इनका गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर प्राप्त होगा 4556 है मतलब 4556। अब इस 4556 का वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल निकालने पर प्राप्त होगा 67.49, 67.49। तो 67.49 जो दिया है इसका भाग दे दीजिए 66 में। तो 66 में जब भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा R बराबर 0.977। तो इस तरीके से सहसंबंध ज्ञात होता है।